अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज सबसे बड़ा और अहम केस का फैसला जो है वो आ गया है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जो है उसको उड़ा के रख दिया। मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक जो एक्ट है, जो कानून बनाया गया था, वो उड़ा के रख दिया गया है। दरअसल ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला कुछ है ही यूँ कि सानिया 9 मई और 10 मई, सानिया 9 मई हुआ आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से जो है वो पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर जो है वो हमले किए गए। मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो बलवा किया गया और उनका मेन टारगेट जो है वो पाक फ़ौज की तनसीबात थी, जो जिसमें जीएचक्यू भी शामिल है। जिना हाउस जो है कोर कमांडर लोर, वो भी उनका हाउस भी शामिल है। इस तरीके से फैसलाबाद, सरगोदा, मियाँ वाली और मुख्तलिफ जगह पे, और कला, बाला हसार, खैबर पख्तूनख्वा, यूँ मुख्तलिफ मुतअद्दिद मकामात हैं, मुतअद्दिद जगह हैं जहाँ पे जो है वो हला बोला गया, जलाई गई। और वो पाक फ़ौज का जो एक तकद्दुस है, उस एक इदारे का जो तकद्दुस है, उसको मलिया मेट किया गया। और बेसिकली ये एक अटैम्प्ट थी, बज़ात खुद ये फ़ौज के अंदर एक बगावत की अटैम्प्ट थी, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। और ये तो मैं नहीं कह रहा, बल्कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, लेकिन अब वो जिन्होंने कफ़ारा अदा कर लिया या तौबा तैब हो गए, उनके अपने बयानात की रूह से, उनके अपने बयानात की रोशनी में उनका ये बरमला ये कहना है कि ये मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक बगावत की गई। अब अगर ये कामयाब हो जाती तो हालात क्या होते वो आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन वैसे भी फ़ौजी इस्तिलाह के अंदर जो बगावत होती है वो गद्दारी के नाम से मंसूब होती है, उसको गद्दारी डिक्लेयर किया जाता है। तो यूँ जो इन्होंने अटैम्प्ट्स की, जो इन्होंने कोशिशें की, वो वाज़े तौर के ऊपर रियासत पाकिस्तान और उसके इदारों के ख़िलाफ़ गद्दारी से मंसूब हुई। और फिर होता क्या है कि उस वक्त की हुकूमत, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत थी, उसने सानिया 9 मई में जो मुलविस मुल्ज़मान थे, जो सिविलियन थे, उनको उनके ट्रायल के लिए जो है वो मिलिट्री एक्ट लेके आए कि उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कर सकती है, क्योंकि बरह रास्त ये उन्हीं के कसूरवार है, उन्हीं के मुजरिम है, ये आपके और मेरे तो है नहीं। क्योंकि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए हैं वो फ़ौज के ही जो है वो मुलजिम है, फ़ौज के ही मुजरिम है। तो यही था कि फ़ौज इनके ट्रायल करे। तो यूँ तकरीबन 102 से ज़ायद या 102 के लगभग अफराद जो हैं वो फ़ौज के ज़ेर हिरासत में भी हैं, और उनके ट्रायल भी जो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से बताया गया वो चल रहा है। लेकिन फिर इस मामले को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार आ गए, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा भी हैं और तहरीक इंसाफ भी है, और यूँ इंडिविजुअल भी काफ़ी सारी दरख्वास्तें जो हैं वो इसमें लगाई गई या शामिल हैं। तो ये फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच बना, जो मुसलसल इस पर समातें करता रहा। लेकिन फिर उमर अता बंदियाल को शायद रिटायर होना पड़ा, शायद क्या मतलब उनकी उम्र ही लिमिट ही ख़त्म हो गई, तो वो रिटायर हो गए। तो ये मामला थोड़ा इल्तवा का शिकार हो गया था। फिर उसके बाद ख़ुद जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जब मनसब संभाला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला था, तो उससे नबुर्द आजमा या निमटने के बाद, उस पर फैसला देने के बाद, अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस पर जो है वो बेंच बनाया, जिसने आज इस पर समाअत की, और समाअत करने के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को जो है उड़ा के रख दिया। अब वो बेंच क्या बात यह है कि इस पर कुछ लोगों का इतराज़ तो था कि काजी फैज़ को खुद ये सुनना चाहिए था, लेकिन काजी साहब ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जो मामला है ये ऑलरेडी इस पर समाअत हो चुकी थी। पहले बेसिकली उमर अता बंदियाल के दौर में 9 रुकनी बेंच बना था। इब्तदा में सीनियर तरीन जजेस जो हैं जस्टिस काजी फैज़ ईसा, फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये जजेस जो हैं ये एक तरफ हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आने के बाद ये जो बेंच की तश्कील है हम इसको नहीं मानते, ये गैर कानूनी है। फिर उसके बाद बेंच रह गया था 7 रुकनी, ठीक है, 7 रुकनी बेंच रह गया। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज़ हो गया कि एक दरख्वास्त गुजार जस्टिस जवाद ख्वाजा उसके करीबी रिश्तेदार है, तो वो भी अलग हो गए। फिर बेंच रह गया 6 रुकनी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में। उमर अता बंदियाल भी रिटायर हो गया, तो फिर उसके बाद काजी साहब ने वही यानी कि जहाँ से ये तसलसल टूटा था वहीं से इस तसलसल को दोबारा जोड़ा, ठीक है।
तो मैंने उमर अता बंदियाल 5 रुकनी बेंच बैठा और ये वही जजेज हैं जो पहले शुरू दिन से इस केस को सुन रहे थे। तो चूंकि दरख्वास्त गुजारों के दलाइल हो चुके थे, अटारनी जनरल का मौक़िफ़ रहता था, आज अटारनी जनरल ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और मौक़िफ़ पेश करने के बाद जवाब भी हो गए, सारा कुछ हुआ। तो फिर इस बेंच ने जो है वो इस केस को फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया और जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में था। जस्टिस एजाजुल हसन जाते हुए कह के गए कि अगर हम आज ही किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो आज ही फैसला दे दिया जाएगा, वरना आपको जब फैसला देना होगा तो आपको तारीख बता दी जाएगी। अब फिर कुछ देर बाद अदालती अमले ने बताया कि 3 बजे फैसला दिया जाएगा और यूं 3, 3:30 और फिर कुछ वक्त गुजरा, लेकिन उसके बाद फैसला जजेस आए और उन्होंने फैसला पढ़ के सुनाया। फैसले के मुताबिक जो है फैसला अक्सर मतलब 5 से आया, 5 ही जज थे तो पांचों ने मिलिट्री कोर्ट्स को तो उड़ा दिया, लेकिन वो जो सेक्शन है 21D उस पर एक जज ने, जैसे यहया खान अफरीदी ने जो है वो शायद इख्तलाफ किया है, लेकिन फैसला उड़ा दिया गया। 5 जजेस ने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का जो क़याम है, यानी सानिया 9 मई के जो मुलजमान के ट्रायल होने हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, उसको उड़ा दिया। तो अब यूं इस फैसले की रोशनी में बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि उनके ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में होंगे, लेकिन मामला ये है कि सिविलियन अदालतों में क्या ट्रायल हो पाएंगे, ये अब एक बड़ा सवाल है। अब सवाल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक नई बहस जो है वो जन्म ले रही है, नई बहस छिड़ चुकी है। वो बहस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच जो है वो ये व्यू दे चुका है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो सकता है। 1967 में शायद मिलिट्री एक्ट लाया गया था, उन्होंने उसकी तौसीक की। 1975 में 5 रुकनी बेंच था FB अली केस के अंदर, ब्रिगेडियर FB अली के नाम से एक बड़ा केस मशहूर है 1975 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस थे। उन 5 जजेस ने ये राय दी थी, ये फैसला दिया था कि मिलिट्री एक्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिड करार दे दिया, उसकी तौसीक की और ये राय दी कि सिविलियन का जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ये मामला ज़रूर उठाया जाता है, जी वो जो है वो ब्रिगेडियर थे FB अली, तो वो ब्रिगेडियर, भाई बात ये है कि वो रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद जब वो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद वो सिविलियन थे, तो जब उनका ट्रायल होने लगा था तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। वो ये कह रहे थे कि जी मैं सिविलियन हूँ, तो सिविलियन का ये ट्रायल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो उन 5 जजेस थे 1975 में जिन्होंने फैसला दिया, तो उन्होंने ये राय दी, उन्होंने ये फैसला दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल जो है या फौजी ट्रायल हो सकता है। ये 1975 की बात है। अब बातें हैं इस मामले पे जो आज फैसला आया, तो ये भी 5 रुकनी बेंच का फैसला है। अब कानून क्या कह रहा है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, उसमें वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर जो है वो सेम बेंच या सेम तादाद, यानी कि जजेस की सेम तादाद या सेम नंबर ऑफ बेंच, यानी कि वो अगर पहले कोई राय दे चुका है तो फिर बाद में सेम जजेस या उसी उतने रुकनी बेंच उस पे अगर दोबारा राय देता है तो वो राय पहले वाली बरकरार रहेगी, उसकी राय जिसने पहले राय दी वो राय बरकरार रहेगी। यानी कि FB अली केस के अंदर 1975 में जो राय दी जा चुकी है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में, वो राय बरकरार रहेगी। जो अब एजाजुल हसन साहब के बेंच ने राय दी है या जो फैसला की है, ये फैसला ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत गैर मुअस्सर हो गया। अब यहाँ पे नुक्ता ये ज़रूर उठता है कि जब पहले 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुके हैं तो ये लार्जर बेंच 5 से ज़्यादा होता तो इनकी ये वैलिड होती इनकी राय। अब इनका फैसला, इनकी राय वैलिड नहीं है, तो इसी वजह से जस्टिस एजाजुल हसन जिन्होंने ये फैसला दिया है, वो अगर बेहतर ये होता कि वो ये मामला चीफ जस्टिस को भेजते कि जी पहले 5 जजेस राय दे चुके हैं, अब हम दोबारा राय दे रहे हैं और एक ही नुक्ता है, एक ही मामला है, तो उसके ऊपर हमारी राय तो गैर मुअस्सर हो जाएगी। तो इसी वजह से हम जो है वो लार्जर बेंच बना दें या इस बेंच में थोड़ा इजाफा कर दे, बड़ा बेंच हो जाएगा ताकि हमारी राय वैलिड हो जाए। लेकिन ये उन्होंने खुद चीफ जस्टिस को मामला भेजने की बजाय उन्होंने फैसला दे दिया। तो अब उस फैसले की रूह से अगर हम देखें तो फैसला कौन सा सस्टेन करेगा जो 1975 में दिया गया है। तो यूं जो आज का फैसला है मेरी नज़र में और कुछ कानूनदानों की नज़र में, ये फैसला जो है वो
गैर मौसर हो गया। और इस हवाले से खुद सुप्रीम कोर्ट की भी बेहतरीन जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें यह कहा गया कि एक ही नुक्ते के ऊपर एक ही तादाद के जजेस या एक ही यानी एक ही तादाद में अगर कोई बेंच है 5 रुकनी है, अब भी 5 है या पहले 3 है फिर 3 है, तो यूं अगर सेम बेंच है यानी सेम उस बेंच में जजेस की तादाद सेम है तो वो जो पहले राय दे दी गई है, जो पहले फैसला दे दिया गया उससे ये इनहराफ या उससे अलग नहीं जा सकते, ठीक है ना, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो यूं ये तो अब खिलाफ चले गए हैं। इनकी राय में मिलिट्री कोर्ट्स को इन्होंने जो है वो अनवैलिड करार दे दिया, वो पहले वैलिड हो चुकी हैं 1975 के उसके तहत फैसले के तहत। तो अब उनकी राय फिलहाल बरकरार रहेगी जब तक नया बेंच ज़्यादा तादाद में जजेस नहीं होंगे, तब तक वो FBLE वाला और वो जो मामला है उसमें ये चीज़ दी थी कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, राय वही बरकरार रहेगी। तो बहरहाल ये मेरी एक राय थी, मेरा एक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने आप तक शेयर करूं। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।